तो और एक्सपायरी से पहले भी जो मेन एक्सपायरी है उससे पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज एक रेंज बाउंड एक थिन ट्रेड आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पे पूरे दिन मार्केट से एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा था। फर्स्ट हाफ में एक तेजी आई, सेकंड हाफ में एक थोड़ी सी गिरावट से लास्ट आवर में देखने को मिली, लेकिन बाकी पूरे दिन करीब करीब अब 12 से लेके रफली 2-2:30 बजे तक मार्केट्स के अंदर एक 100 अंकों के दायरे के अंदर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर जहां पे कामकाज था, मिसाल के तौर पर शुगर तेजी में था, केमिकल तेजी में था, फार्मा जोरदार तेजी में था। इसके अलावा सेलेक्टिव रियल स्टेट के शेयर तेजी में थे, सेलेक्टिव ऑटो के शेयर तेजी के अंदर कामकाज कर रहे थे, केमिकल स्पेस के शेयरों में तेजी थी, सीमेंट में मिला जुला कामकाज था, स्मॉल कैप मिड कैप मिले जुले कामकाज में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। थोड़ा बहुत प्रेशर आज सेलेक्टिव सीमेंट में था, जैसे कि जेके सीमेंट आज जोरदार बिकवाली में था। वो शेयर जो नए एफएनओ में शामिल होने जा रहे हैं वहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। चीनी शेयरों में, इथेनॉल शेयरों में आज खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मेटल में बिकवाली थी। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर जो कि आज के सत्र में मिले जुले कामकाज कर रहे थे। लेकिन हाँ, बहुत बोरिंग काइंड ऑफ मार्केट था आज। पूरे दिन बहुत कुछ नहीं था बाजार में करने के लिए। ट्रेडर्स के लिए आज बहुत बुरा दिन था, लेकिन हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, आप लंबी अवधि के हिसाब से सोच के चल रहे हो तो उस हिसाब से आप देखिएगा। लेकिन मार्केट्स में जो एक अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ ये कि पहली चीज़ तो एफआईएस की तरफ से कल खरीदारी लौटते हुए दिखाई पड़ी। 33 सत्रों बाद एफआईएस की खरीदारी लौटी है। और बुरी चीज़ है क्रूड के अंदर तेज़ी है और करीब करीब $88 के आसपास, $80 के आसपास क्रूड पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वो थोड़ा सा एक सेटबैक मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन ईयर एंडिंग नोड है, छुट्टियों का टाइम है, विदेशी बाजार बहुत सारे बंद हैं, कई सारी कमोडिटीज़ में कामकाज नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों के बीच में ये आप मान के चलेंगे थोड़ा लैकलस्टर ट्रेड रहता ही है। तो आज भी थिन वॉल्यूम ट्रेड है। थिन वॉल्यूम में आज भी बहुत ज़्यादा कोई कामकाज नहीं होगा, कोई फायरवर्क नहीं होगा। तो बाजार में कोई बहुत बड़े मूवमेंट तेज़ी या बहुत बड़े मूवमेंट गिरावट की उम्मीद आप एटलीस्ट ना आकर चले। खैर चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर। पहला सवाल, आईबी हाउसिंग, आईबी रियल 2 से 3 सालों के लिए। तेज प्रकाश शर्मा साहब, आईबी रियल, आईबी हाउसिंग, मतलब ये सांस इसलिए लिया कि कुछ खराबी है। आईबी रियल, आईबी हाउसिंग दोनों कंपनियां अच्छी हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट नए सिनेरियो में जो अब नई सिचुएशन बदल रही है उसमें। तो कामकाज तो ठीक है इनका, लेकिन हर कंपनी 2 से 3 साल हो या 20 से 30 साल हो, दोनों चीज़ों के लिए एक चीज़ आपको हमेशा नोटिस करनी होगी कि हर कंपनी के तिमाही दर तिमाही नंबर कैसे सुधर रहे हैं। जैसे जैसे सुधार आ रहा होगा वैसे वैसे वो कंपनियां परफॉर्म करती चली जाएंगी। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो पिछले 20 साल से बाजार में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2-3 क्वार्टर ऊपर नीचे होते हैं जिनमें वो बुरा दौर बोलते हैं, जिनको हम, वो बुरा दौर आता है और उसके वापस घूम जाते हैं। तो आईबी हाउसिंग और रियल दोनों में ही सिचुएशन कितनी बदली है। मैनेजमेंट फेरबदल तो हो गया, दैट इज़ फाइन, लेकिन मैनेजमेंट फेरबदल के बाद अब नंबर्स में कितना इंपैक्ट हो रहा है उसका, ये एक चीज़ है, इसको आपको देखना होगा और उसके बाद आप यहाँ कोई कॉल लेंगे। सो फार दोनों कंपनियां होल्ड करने लायक हैं। सो फार दोनों कंपनियों में सिचुएशन बदल रही है, तो उस बदलाव को समझें और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए। अच्छा, कौशिक टिब्रेवाल साहब का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर, इफ एनी स्टॉक एडिंग टू F&O इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सच एज टाटा कम्युनिकेशन। सर देखिए, वैसे तो लंबी अवधि क्या, किसी भी अवधि के लिए अगर कोई भी शेयर F&O में ऐड होता है तो बुरा ही होता है, क्योंकि उसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाती है जो अब तक नहीं होती। कोई भी स्टॉक में या तो कैश के शेयर बिकेंगे या फ्यूचर के शेयर, जब वो फ्यूचर में आएगा तो उसमें शॉर्ट हो पाएगा। अगर कोई कैश में शेयर बेचता भी है तो उसको इंट्राडे में उन शेयरों को कवर करना होता है। लेकिन अगर फ्यूचर उसका आ गया मार्केट में तो अगले 3 महीने तक आपके पास एक प्रॉस्पेक्ट होता है कि आप उन शेयरों को बेच के जा सकते हैं, उन्हें फ्यूचर्स को फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं अगर किसी भी बुरे सर्कमस्टांसेस में गिरावट आती है तो भी। तो ये चीज़ बाजार में आंकी जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हाँ, इम्पैक्ट करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब आप बनते हैं तो ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूँ जो कई बार फ्यूचर में आए, बाहर गए, फिर आए, फिर बाहर गए, फिर आए, फिर बाहर गए, ऐसे आते जाते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपोलो टायर को देख लीजिए, मिसाल के तौर पे आप ओरेकल फाइनेंशियल को देख लीजिए, जेके सीमेंट को देख लीजिए, टाटा कम्युनिकेशन को देख लीजिए। ये पहले भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं पहली बार आ रहे हैं। इवन जिलेट, इवन बॉश, ये वो शेयर हैं जो आते जाते रहते हैं F&O में। कई बार आए, कई बार गए, कई बार आए, कई बार गए। तो आप लंबी अवधि की जर्नी में होते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो अच्छी सड़क बुरी सड़क पड़ती है ना वो लंबी जर्नी में, वैसे ही है ये भी। कोई कुछ थोड़े झटके आएंगे, फिर सही सड़क हो जाएगी, फिर झटके आएंगे, फिर सही सड़क हो जाएगी। तो जब आप लॉन्ग टर्म स्टोरी को देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर नजर रखनी है, अपने गाड़ी की सिचुएशन के ऊपर, यानी अपने स्टॉक की सिचुएशन के ऊपर। आपकी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, चकाचक है, पेट्रोल बढ़िया है, हवा बढ़िया है, यानी कि प्रॉफिट बढ़िया है, रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, मॉडल अच्छा है गाड़ी का, मैनेजमेंट अच्छा है,
डेट नहीं है चढ़ा रही, केपेक्स सही कर रही है, इस तरह की चीज़ें आप बस देखिए। बाकी ओवरऑल रोड चाहे जैसी भी हो संभाल लेगी अपने आप, तो उसके ऊपर फोकस करिए लॉन्ग टर्म में ये। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर करेगा, एटलीस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन मौका होता है हर गिरावट। आज जेकेसी में 3100 आया, लेकिन वो जिस जगह से शुरू हुआ था 1400 रुपये से, वो वहाँ नहीं दिखेगा अब, क्योंकि वहाँ से जो भाव था वो भाव बदल चुका है, वहाँ के जो प्रॉफिट्स थे वो प्रॉफिट्स बदल चुके हैं। 1400 करोड़ रुपए में अगर कंपनी 100 करोड़ रुपये मुनाफा कमाती थी तो 3400 करोड़ रुपये, वो 100 करोड़ नहीं है, वो 200 करोड़ हो चुका है। तो अगर वो टूटेगा भी तो भी वो दाम नहीं दिखाएगा। तो ऐसे आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए। बाकी एफ&ओ में आना ना आना ये नियर टर्म ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा उत्सुक होने वाली चीज़ें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर ये डीमार्ट एफ&ओ में क्यों नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है? बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिबेट है। आना चाहिए आइडली, लेकिन कोई ऐसा नॉर्म है जो बाज़ार और मतलब कंपनी के जो मालिक हैं वो, या वो लोग जो एटलीस्ट इस शेयर को देखते हैं वो जानते हैं, जो बाज़ार शायद नहीं जान पा रहा है। तो कुछ तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन यूजुअली इस तरह की स्टेचर की सारी कंपनियां बाज़ार में आ चुकी हैं, सिर्फ डीमार्ट ही नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसा नॉर्म है जिसको एटलीस्ट मीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। ओके, आईबी हाउसिंग, आईबी रियल पे हम बातचीत कर चुके हैं। तेज प्रकाश साहब, अब आगे बढ़ते हैं। और इप्का लैब और इन्फो एज। इप्का लैब बढ़िया कंपनी है, एक शायद स्प्लिट होने वाला है इसमें, या कोई एक कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, उसके ऊपर इनकी मीटिंग भी है, उसको ध्यान रखिएगा। वैसे कंपनी अच्छी है और इन्फो एज भी कंपनी अच्छी है, लेकिन दोनों थोड़े भागे हुए हैं, तो उस हिसाब से कॉशियस अप्रोच आप रखिएगा। अगर आपके पास है तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो अभी नहीं, थोड़ा और नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेटर पोजीशन रहेगी। ओके, टुमारोज प्रेडिक्शन, मार्केट प्लस और माइनस। शाह साहब बहुत ही गलत आदमी से आप पूछे, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि कल बाजार तेज होगा या मंदा होगा। हाँ, एंड ऑफ द डे आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख सकते हैं, अलग अलग स्टॉक पे आप बात कर सकते हैं। कल बाजार कैसा रहेगा, ये लॉटरी का टिकट जैसा है, ये मैं नहीं खेल पाऊंगा, माफ़ी उसके लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और सिनकॉम 2 लाख शेयर 1.5 रुपये पर है, क्या करें? अजय जी, मतलब ये कंपनी के बारे में कोई ऐसा नंबर तो मैंने पढ़ा नहीं कभी कि जो बहुत बड़ा फेरबदल हो, बहुत बड़ा केपेक्स हो। कोई अगर इनसाइडर आपको पता है तो बात अलग है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो भी बात अलग है, जिससे शेयर डबल, ट्रिपल, 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज मार्केट में, या मैंने इसके बारे में कुछ खास पढ़ा नहीं। तो आप अगर अपने बुद्धि विवेक से इसके अंदर बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहिए, लेकिन अदरवाइज इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। और आपने 1.5 लाख शेयर खरीदे ये सोच के कि चलिए 4 लाख का बेट लिया जा सकता है या 5 लाख का बेट लिया जा सकता है, तो बढ़िया है। मतलब 1 रुपये का भी बेट क्यों लेना ऐसी कंपनी में जिसके बारे में एंटिसिपेशन हो। अच्छी कंपनी में रहिए, क्या दिक्कत है, वो भी चलेंगी, इतना नहीं चलेंगी लेकिन चलेंगी। साल में आज इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ राधिका गुप्ता जी से हमारी बातचीत में निकली थी। राधिका गुप्ता एडलवाइस की फंड मैनेजर हैं और बहुत ही नामी गिरामी नाम है। उनको कभी सुनिएगा, उनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है। 10 साल से मैं उनको जानता हूँ, और उन्होंने बहुत समय से एक बात को कहती आ रही हैं कि अच्छी कंपनियाँ हर साल 20% चलती हैं या 30% चलती हैं, 40% मैक्सिमम चल जाती हैं। उन कंपनियों के साथ रहना ज़्यादा बेटर है कि वो हर साल 20-30% चलेंगी ही चलेंगी। कभी एक आध साल होगा इसमें नहीं भी चलेंगी, लेकिन वो कंपनियां जो एक साल 100% चलती हैं, 200% चलती हैं, 500% चलती हैं, अगले साल वो नहीं चलती हैं, फंस जाते हैं, कई सालों के लिए फंस जाते हैं, ऐसे उसमें क्यों जाना। आज भी मैं ऐसे बहुत सारे स्टॉक की लिस्ट आपको बता सकता हूँ जो 2007 के भाव तक नहीं आ पाए हैं, तो वो 2007 तक नहीं पहुँचे, यानी कि आज 14 साल बाद भी उनके भाव नहीं आए हैं। तो ऐसे शेयरों में क्यों फंस रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी पैसा ब्लॉक हो। कम खाइए सर, बढ़िया खाइए, ज़्यादा बेटर नहीं है। ज़्यादा खाने के चक्कर में घटिया खा लेंगे। अच्छा, नायका प्रमोटर बैकग्राउंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कैन इट बी फ्यूचर जेम? मैं इसमें कोई डाउट नहीं रखता हूँ शिवम साहब, मैंने पहले भी बात बोली है कि कोई इसमें डाउट नहीं है कि नायका अच्छी कंपनी हो सकती है, होगी, हो भी सकती है, लेकिन प्रॉफिट सपोर्ट कर दे बस। मुझे और कंपनी से कोई खामी नहीं दिखती। कंपनी बहुत अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा, फ्यूचर अच्छा, आपके हिसाब से हर चीज़ जो आप कह रहे हो बहुत अच्छी, बस वो कुछ 5 क्वार्टर या 6 क्वार्टर या 10 क्वार्टर जो आगे आएंगे उनमें प्रॉफिट हर बार ग्रो करता हुआ आ जाए तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 20,000 2,000 क्या 2 लाख करोड़ की कंपनी बन जाए, 5 लाख करोड़ की कंपनी बन जाए, 50 लाख करोड़ की कंपनी बन जाए, बट प्रॉफिट उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ सपोर्ट प्रॉफिट से अहेड चल रहा है, वो मैच हो जाए, वो एक बार मैच हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी वो फिलहाल अहेड ऑफ टाइम से।
ओके, इंटेलेक्ट डिज़ाइन फॉर लॉन्ग टर्म। सर थोड़ा इंटेलेक्ट डिज़ाइन वैसे कंपनी अच्छी है, लेकिन बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में अपने ये थोड़ी सी सबड्यूड है। आप पीयर में अगर रखना चाहेंगे तो बिरला सॉफ्ट, हैप्पीएस्ट माइंड, ओरेकल, टाटा एलेक्सी, इन कंपनियों को देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। इंटेलेक्ट भी बुरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप रखे रहिए। नई पूंजी डालना चाह रहे हैं तो इनमें से किसी एक में डालिए, इस पे मत डालिएगा। दीपक नाइट्राइट 1950 कहना है एक्यूमुलेट मोर। ऋषभ साहब अब एक्यूमुलेट करने कोई लॉजिक नहीं है, 2400 रुपये पे शेयर आ गया है। 1950 रुपये में आपने 110 शेयर खरीदे तो बस वेट करिए, दोबारा 1950 के नीचे मिल जाए तो आप ऐड करिए तो ज़्यादा बेटर है। ऊपर जाके एक्यूमुलेट करने कोई लॉजिक बनता नहीं। कल को बाजार ने एक झटका दिया, आज नहीं देगा, बजट के बाद देगा, अर्निंग्स पर देगा, अगली क्वार्टर की अर्निंग पर देगा, कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही। जब वो नीचे आएगा तो आपको शायद मौका मिले, उस मौके का इस्तेमाल करिएगा। अभी आउटराइटली कूदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दीपक नाइट्राइट जैसी कोई और क्वालिटी कंपनी इस दाम पर दिख रही है तो आप उसमें ज़रूर एंटर करिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नहीं दीपक नाइट्राइट चुना है, तो अगर आपने दीपक नाइट्राइट चुन सकते हैं अच्छे दाम पर, तो और कोई कंपनी अगर इस दाम पर आप चुन पा रहे हैं तो आप उसमें चले आइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन दीपक नाइट्राइट में एटलीस्ट एवरेज ऊपर की तरफ जाके मत करिए, ऑलरेडी बहुत भाग गया है शेयर, तो अभी एवरेज करना ठीक नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। L&T 886 रुपये पे, वाह ध्रुव साहब बढ़िया दाम पर खरीदारी आपकी, डबल से ज़्यादा हो चुका है ये शेयर आपका, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। कभी अगर आप पढ़ते हैं बाजार में या फंडामेंटल पढ़ना चाहेंगे तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा कि L&T की अलग अलग कंपनियों में होल्डिंग है। L&T इन्फोटेक में, L&T टेक में, माइंडट्री में, L&T फाइनेंस होल्डिंग में, ये 4 सब्सिडरीज की लिस्टेड है। इन चारों सब्सिडरीज के अंदर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू में से 60% हटा दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर L&T इन्फोटेक की वैल्यू मान लीजिए 2 लाख करोड़ है या 1 लाख करोड़ है, से फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख करोड़ की वैल्यू में से L&T का हिस्सा कितना है, वो मान लीजिए 75,000 करोड़ है, तो 75,000 करोड़ में से भी 60% निकाल दीजिए। उस 60% में से निकालने के बाद जो 40% जुड़ता है वो 40 सबका जोड़ लीजिए, उतनी तो सिर्फ L&T की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। फिर कोर कारोबार की वैल्यू जिसमें 1.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो ये कंपनी बहुत वैल्यू रखती है, जो वैल्यू अभी तक एक्सप्लोड हुई नहीं है और होनी भी चाहिए। तो अच्छी कंपनी है, आप बने रहिए, और जिस दाम पर आपने खरीदा है उसके नीचे अगर मिल जाए तो अपनी पोजीशन को और खरीद सकते हैं, आप डबल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी आप सिर्फ शांति से बैठ के इसका नज़ारा देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। जुबिलेंट फूड इज़ वेरी कॉस्टली, कैन आई एंटर इट नाउ? मधुर साहब ये बात सही है कि जुबिलेंट फूड कॉस्टली है। ये पहली बार जब IPO आया तब भी 38 के मल्टीपल पर आया था, मुझे याद है, और तब से तो बहुत ही महंगा हो चुका है। लेकिन ऐसे एंटर ना करिए, इसमें सूची में बना के रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप QSR में जाना चाहते हैं और वही कंपनी चाहिए आपको, तो ये कर सकते हैं, 10 शेयर ले लीजिए और वेट कर लीजिए। कोई बुरे दौर में 10 से झटका मारता है और नीचे का एक दिन दिखाता है से 3800 है, तो मान लीजिए 3600 आता है, 3500 आता है, 3400 आता है, तो थोड़े 10 और ले लीजिए। फिर 3500 के आसपास होल्ड करते रहिए, फिर झटका मारता है, कभी 3000 आता है, तो बढ़िया टाइम है, वहाँ भी एंटर कर लीजिए। तो ये सिनेरियो में आप इसको मान के चलिए। और साथ साथ एक बढ़िया कंपैरिजन अगर आप कर पाएँ तो सबसे अच्छा ये है कि 2010 का प्रॉफिट जो जुबिलेंट फूड का है, उस प्रॉफिट से आज का प्रॉफिट कंपेयर कर लीजिए। अगर वो 10 गुना हो गया है तो 300 रुपये का उस समय दाम था, 10 गुना दाम भी हो जाना चाहिए था बाजार का। तो वो दाम अगर बाजार में हो रहा है तो ये फेयरली वैल्यूड है। उस समय भी उतना ही महंगा था और आज भी उतना ही महंगा है, तो आप एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, कंपनी अच्छी है, नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर दाम रहेगा। अच्छा, कैन आई स्टार्ट SIP एशियन पेंट्स फ्रॉम दिस प्राइस? घोषाल साहब आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर आपका नज़रिया भी 15 साल का होना चाहिए, 10 साल का होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आज SIP शुरू करेंगे और 6 महीने बाद आप जब एशियन पेंट का भी 2500 रुपये आएगा तो आप घबराने लग जाएंगे कि नहीं मैंने SIP की थी और नीचे आ गया। ऐसा सोच के मत करिएगा। अगर आप एशियन पेंट्स की SIP सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका नज़रिया 15 साल 10 साल का ही होना चाहिए, और वो है तो फिर 10 साल बाद ही देखिएगा, 10 साल बाद ही सोचिएगा, या 10 साल बाद ही इसके बारे में घबराने की ज़रूरत देखिएगा। तो उस ड्यूरेशन में आप नंबर ज़रूर देखते रहिएगा, नीचे आने की वजह ज़रूर देखते रहिएगा, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस और इतनी बड़ी तेज़ी जब बाज़ार में आती है तो उसके बाद नीचे भी आएगा। ऐसे समझिए कि हर साल इंडेक्स 10%, 5%, 10%, 20% चलता है। ये साल भी इंडेक्स 20% चला है, लेकिन इस बार मिड कैप स्मॉल कैप 50% चले हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप राइट साइज होंगे, आज नहीं तो कल होंगे ही होंगे। वो जब राइट साइज होंगे ना, तब आप पैनिक में मत आइए कि वो राइट साइज क्यों हो रहे हैं, क्यों होना है। जब एक तरफा चलेगा, TTML जब शेयर 2500-2200% चलेगा तो कहीं ना कहीं तो टूटेगा, और वो अगर वहाँ से टूटा तो आधा ही सीधे, अगर वो 200 रुपये का शेयर है 150 रुपये भी आ गया तो भी वो वहाँ से 50 रुपया नीचे आ रहा है, यानी कि करीब 40-45% वैल्यू साफ कर चुका है।
तो इस तरह की वैल्यू इरोजन होगा। 100 रुपये का शेयर 10% चलता है तो 110 होता है, लेकिन 110 रुपये का शेयर जब 10% टूटता है तो 99 होता है, तो उसका फॉल और तेज होगा। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से इसमें कॉल लीजिएगा। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है, एशियन पेंट जैसे स्टॉक में SIP ही करनी चाहिए और लंबी अवधि के लिए ही करनी चाहिए। ओके, पेटीएम पे बहुत सारा सवाल पूछा चाहिए कि शिवम साहब ने पूछ डाला। शिवम साहब, तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आ रही है। प्रॉफिट आ जाए उसके बाद हम बात कर सकते हैं, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सिचुएशन सही है। एक तो इक्विटी साइज बहुत बड़ा है और दूसरा प्रॉफिट आ जाए, ये दो चीज़ें अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। भूलिए मत 1 रुपये की फेस वैल्यू है, भूलिए मत 1 रुपये की फेस वैल्यू पर 1300 रुपये का शेयर है, और भूलिए मत अभी भी कंपनी उतना ही लॉस दे रही जितना पिछले साल या पिछले क्वार्टर में दिया था। तो सिचुएशन बदल जाए तो ऑब्वियसली बात है शेयर भी बदल जाएगा, तो सिचुएशन बदलने का इंतजार करिए, वो ज़्यादा बेटर है। वरना पेटीएम के अलावा भी करीब 61 से 99 शेयरों को मैं जानता हूँ जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, देवेंद्र राठी साहब का सवाल है कि इनके पास 5000 शेयर हैं बैंक ऑफ इंडिया के 80 रुपये में, एम्प्लॉय कोटा, नो लॉक इन, आई वांट टू शिफ्ट, प्लीज सजेस्ट सम कंपनीज। राठी साहब, बैंकिंग को तो आप मुझसे बेहतर समझते ही होंगे, तो उसके बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बैंकिंग को अच्छा मानते हैं और उसको अच्छा समझते हैं तो SBI आपका लीडर है, PSU बैंक का, वहाँ जा सकते हैं। प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो टॉप 5 बैंक्स हैं, HDFC, एक्सिस, कोटक और HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो ये 5-4 बैंकों को आप देख सकते हैं। बाकी स्पेस में अगर आप फ्यूचर के लिए कोई शेयर सोच रहे हैं कि जो बच्चों को देके जाया जा सकता है, जिनमें मुझे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है TCS, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, इन तरह के शेयर, HUL, इनको आप लेकर रख सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में अपनी इनकम के हिसाब से सोच रहे हैं कि जब आगे चल के ओल्ड एज आएगी तो रिटर्न कहाँ से आएगा, तो आप ओरेकल किसी नीचे के दाम पर ले सकते हैं जहाँ डिविडेंड अच्छा मिले, ITC जो स्टेबल शेयर है, डिविडेंड देता रहे, इस तरह की कंपनी को चुन सकते हैं। तो अपना चुनाव अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और एक बार में सारी पूंजी मत डालिए, एक बार में सारे शेयरों में सारी पूंजी वो भी मत डालिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। म्यूचुअल फंड का तरीका सही है, आपको वो भी नहीं समझ में आता तो ये कर सकते हैं कि जो टॉप म्यूचुअल फंड ढूंढते हैं, उन टॉप म्यूचुअल फंड की टॉप 3 होल्डिंग वाली कंपनियों को ढूंढिए, उनमें पैसा डाल दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तरीके बहुत हैं, आप अपना जो गोल है उसे आइडेंटिफाई करिए और उसके हिसाब से पैसा डाल दीजिए। चलिए, इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे कल मुलाकात नहीं हो पाई, कल मुझे कहीं जाना है तो उस वजह से माफ़ी चाहूँगा पहले से ही। आपसे अब शुक्रवार को मुलाकात होगी, और तब तक के लिए माफ़ी भी, और बहुत बहुत शुक्रिया। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है।